आज भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत के भू-आकृतिक प्रदेश से संबंधित उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की तथ्यात्मक जानकारी तथा मानचित्र के साथ अध्ययन करने के दृष्टिकोण से आप सभी विद्यार्थियों का इस कक्षा में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के भू-आकृतिक प्रदेश के बारे में, जो कि पूर्व वीडियो में हमने एक सामान्य जानकारी आपके साथ शेयर की थी, उसी को एक विशिष्ट श्रेणी के रूप में आगे बढ़ाते हुए आज हम भारत के भू-आकृतिक प्रदेश के अलग-अलग डिविजन्स तथा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के निर्माण काल के संदर्भ में चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो शुरुआत करते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश से। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश एक वृहद प्रदेश के रूप में उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व दिशा को प्राकृतिक सीमा के रूप में स्थित है। इसकी रचना टर्शियरी काल के अल्पाइन भूसंचलन के कारण हुई थी। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति यूरेशियन प्लेट व भारतीय प्लेट के आपस में टकराव व दोनों के मध्य तैथिस सागर में अवसादों के वलन पड़ने के कारण मानी जाती है। यहाँ आपको एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी कि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत क्या है। स्थलीय दृढ़ भूखंडों को हम प्लेट कहते हैं तथा उन प्लेटों के आपस में प्रतिक्रिया करने की जो संपूर्ण क्रियाविधि है उसे विवर्तनिकी कहा जाता है। यह सिद्धांत भू आकृति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत के द्वारा भू आकृति विज्ञान में होने वाली सभी भौतिक घटनाओं जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, पर्वतों का निर्माण, सभी महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्या 1960 के दशक के उपरांत की जाने लगी थी। इसका एक आधार है सागर नितल प्रसरण। उसके आधार पर प्लेट विवर्तनिकी की एक विस्तृत व्याख्या, जो कि आज एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ के रूप में पर्वतों के निर्माण की व्याख्या में सम्मिलित की जाती है। उसी के अनुसार जब हम बात करते हैं कि भाई हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसमें ये आता है कि भाई स्थलीय जो दृढ़ भूखंड हैं उन्हें हम मुख्य रूप से 6 मुख्य प्लेटें, उसमें एक यूरेशियन प्लेट जो यूरोप और एशिया महाद्वीप के संपूर्ण क्षेत्र से जुड़ी हुई है, उसे यूरेशियन प्लेट तथा ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर का कुछ भाग, हिंद महासागरीय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय भारत का जो भाग है उसको सम्मिलित करते हुए उस प्लेट का नाम दिया गया था भारतीय प्लेट। अभी हम मानचित्र के द्वारा देखते हैं। तो अगर आप देखें कि सामान्य रूप से जब हम इस संपूर्ण ऊपरी भाग की बात करें तो ये जो संपूर्ण भाग है इसे हम कहेंगे यूरेशियन प्लेट। सामान्य रूप से इस यूरेशियन प्लेट को अंगारा लैंड भी कहा जाता है। इसके दक्षिण का जो भूभाग है उस दक्षिणी भूभाग को हम कहेंगे भारतीय प्लेट। यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के मध्य एक जल भाग था जिसे तैथिस सागर का नाम दिया गया था। तैथिस सागर एक जल भाग अवस्थित था। जब भारतीय प्लेट के निरंतर उत्तर की ओर अग्रसर होने की गति तीव्र होने के कारण तथा यूरेशियन प्लेट अर्थात इन दोनों प्लेटों के आमने सामने, जिसको हम कहते हैं अभिसारी सीमा, इसे हम कहेंगे अभिसारी सीमा। अभिसारी सीमा से तात्पर्य है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर अग्रसर होती है और आकर टकराती है तो अभिसारी सीमा के सहारे, अभिसारी सीमा, ये जो सीमा है ये सीमा कहलाती है अभिसारी सीमा। इस अभिसारी सीमा के सहारे जब दोनों प्लेटें टकराती है उस क्रम में इनके मध्य का जो जल है वो दो विपरीत दिशाओं में मूव कर जाता है और दो विपरीत दिशाओं में मूव करने के बाद इस जल तैथिस सागर में जो अवसाद हैं वो वलित पर्वत का रूप धारण कर लेते हैं। इस तरह से वलित पर्वत की आकृति धारण करते हैं और
ये निरंतर गति के कारण एक इस अवसादों में वलन पड़ जाता है और उस आधार पर हम मानते हैं कि हमारे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ है। सामान्य रूप से आप जब देखेंगे तो दो शब्दों में एक अंतर महसूस होगा कि जब हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की बात करें या हम हिमालय की बात करें तो इन दोनों शब्दों में मुख्य अंतर क्या है। जब हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की बात करते हैं तो हम इसमें बलूचिस्तान से लेकर नेपाल और भूटान का भी संपूर्ण भाग सम्मिलित करते हैं, लेकिन जब हम हिमालय की बात करते हैं और भारत के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि हिमालय जो है वो बलूचिस्तान से लेकर नेपाल भूटान होते हुए नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश तक एक सतत श्रेणी के रूप में पाया जाता है। लेकिन जब केवल हम भारतीय भूभाग जो भारत के भीतर है हिमालय की पर्वत श्रेणियां उनकी बात करें तो हम उसे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के नाम से पुकारते हैं। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। बलूचिस्तान से लेकर नेपाल व तिब्बत होकर म्यांमार के अराकान योमा, यहाँ म्यांमार के जो अराकान योमा है उसके संदर्भ में आपको महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखनी है कि जब हम भारत के मानचित्र की बात करें तो यहाँ नामचा बरवा से लेकर नंगा पर्वत तक ये जो भाग है ये संपूर्ण भाग के बाद ये एक मोड़ है जिसको हम अक्षशंगीय मोड़ कहते हैं और इस अक्षशंगीय मोड़ के बाद ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की जो श्रेणी है ये दक्षिण की ओर मूव कर जाती है और दक्षिण में म्यांमार तक विस्तार कर जाती है। यहाँ नागालैंड मणिपुर मिजोरम क्षेत्र में जो पहाड़ियां हैं उन्हें हम फिर पूर्वांचल की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। तो यहाँ बलूचिस्तान वाला जो रीजन है जो पाक अधिकृत कश्मीर के साथ है पाकिस्तान में, यह वाला रीजन ये बलूचिस्तान कहलाता है। ये जो मध्यवर्ती भाग है ये नेपाल कहलाता है, या जो एक भाग है सिक्किम के बाद ये भाग कहलाता है भूटान। तो नेपाल और ये जो संपूर्ण भाग है ये कहलाता है तिब्बत रीजन। देखिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि इसकी जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक भारत में, केवल हम भारत की लंबाई की बात कर रहे हैं, 2400 किलोमीटर से जो है नंगा पर्वत से नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश राज्य में। इसकी अगर चौड़ाई की बात करें तो 150 से 500 किलोमीटर, 150 से 500 किलोमीटर के मध्य जो चौड़ाई है उसमें पश्चिम में इसकी चौड़ाई अधिक पाई जाती है लगभग 500 किलोमीटर तक, तथा पूर्व में जो इसकी चौड़ाई है वो 200 किलोमीटर तक पाई जाती है। उसका कारण है कि पूर्व में जो अभिसारी बल की गति थी वो अधिक थी, जबकि पश्चिम में जो अभिसारी बल की गति थी वो धीमी थी। पूर्व में अभिसारी बल का दबाव अधिक था इसलिए चौड़ाई हमें कम मिलती है। नेक्स्ट इसकी जो ऊंचाई की बात करें, अगर हम औसत ऊंचाई तो लगभग 6000 मीटर पाई जाती है। यह विश्व की नवीनतम वलित पर्वतमाला मानी जाती है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को हम उत्तर से दक्षिण दिशा के क्रम में निम्न भागों में विभाजित करते हैं। अभी हम मानचित्र के द्वारा भी इसे देखेंगे। पहला जो भाग है वह है ट्रांस हिमालय। आप देखिए यहाँ 3 डॉट के साथ है, इस भाग को हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। ये जो भाग है ये भाग कहलाता है ट्रांस हिमालय। उसके बाद दूसरा जो डिवीजन करते हैं वृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय। ये जो सबसे ऊपरी रेखा है ये रेखा कहलाती है वृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय। उसके बाद आता है लघु हिमालय या मध्य हिमालय। इसके मध्य की जो रेखा है ये रेखा कहलाती है हमारी लघु हिमालय या मध्य हिमालय। उसके बाद जो गंगा के मैदान की तरफ का जो भाग है जिसे हम कहते हैं शिवालिक या बाह्य हिमालय, अर्थात सबसे बाहरी गंगा के मैदान की तरफ वाला जो हिस्सा है शिवालिक व बाह्य हिमालय कहलाता है। उसके बाद जो हम बात करते हैं उत्तर पूर्वी हिमालय, अर्थात इस नामचा बरवा मोड़ से जब ये दक्षिण की ओर मूव कर जाती है पहाड़ियां, तो इन पहाड़ियां कुछ खंडित श्रेणियों में
पाई जाती है उसे हम उत्तर पूर्वी राज्यों में उत्तर पूर्वी हिमालय के नाम से जानते हैं। ये हम मानचित्र के द्वारा देखेंगे। ये जो भाग है पटकोईबुम, नागा पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ, लूसो पहाड़ियाँ, ये जो पहाड़ियाँ हैं ये पहाड़ियाँ पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहलाती है। ये पहाड़ियाँ पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहलाती है। ये जो 3 श्रेणीबद्ध निरंतर जो रेखाएं हैं वो मुख्य हिमालय कहलाती है। और इसके सुदूर उत्तर का जो भाग है जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर पाक अधिकृत कश्मीर वाला हिस्सा तथा लेह लद्दाख वाला जो रीजन है वह भाग ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हम सम्मिलित करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो काराकोरम श्रेणी है उसका उत्थान लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। तो देखिए कैसे हुआ कि जो ओशन क्रस्ट थी, एक डायग्राम के द्वारा हम देख रहे हैं कि इसका सबडक्शन होता है, ये भीतर की ओर मूव करती है और भीतर की ओर मूव करने के बाद अत्यधिक ताप के कारण जब ये चट्टानी पदार्थ गलित होता है तो मेल्टिंग अर्थात गलित होकर तरल अवस्था में होता है और तरल अवस्था में होने के कारण और अत्यधिक ताप होने के कारण ये जल के साथ मिलकर वाष्पीकृत होकर ऊपर की ओर उठता है। ऊपर की ओर उठने के क्रम में ये आप देखिए ज्वालामुखी उद्गार हुए, ये कॉन्टिनेंटल वोल्केनो बने, तो ज्वालामुखी उद्गार की स्थितियां हुई, पूरा का पूरा भाग लिफ्ट कर दिया, अपलिफ्ट कर दिया कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर में, ये भाग ऊपर की ओर उठ गया। तो जो सबडक्शन जोन है, ट्रेंच है, इसे हम कहते हैं खाई, तैतीस का सागर वाला जो हिस्सा है ये खाई वाला भाग था। यहाँ से भूभाग भीतर की ओर जिसकी गति अधिक थी वह भाग भीतर की ओर अधिक गति, या दूसरा कंडीशन होती है जिसका घनत्व अधिक हो, कम घनत्व वाला भाग सदैव ऊपर की ओर लिफ्ट करता है। महान हिमालय का जो उत्थान है वो इयोसिन और ओलिगोशिन काल, जिसे हम हिंदी में आदि नूतन काल कहते हैं, 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व इस हम महान हिमालय का उत्थान मानते हैं। ये महान हिमालय के उत्थान में इंडिया गैंगेटिक प्लेन, इसी कंडीशन में ये देखिए भाग भीतर की ओर गया और ये तिब्बतन प्लेटू, हिमालय, ये संपूर्ण भाग एक ऊपर उठकर एक श्रेणीबद्ध अत्यधिक ऊंचाई में हो गया। यहाँ से ये जो भाग है ये भाग कहलाया महान हिमालय श्रेणी, जो सबसे अधिक ऊंचा भाग है। लघु हिमालय का उत्थान मायोसिन काल में, जिसका काल हम 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व, जिसको हम हिंदी में मध्य नूतन काल कहते हैं, मानते हैं। ये जो भाग है इस भाग को हम कहते हैं लघु हिमालय श्रेणी। शिवालिक हिमालय जो कि गंगा के मैदान की ओर अर्थात हिमालय का जो दक्षिणी हिस्सा है, ऊपरी प्लायोसिन काल में, जिसे हिंदी में अति नूतन काल कहते हैं, इसका निर्माण 1.4 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। ये सारी जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, ये नदियां आकर मैदान में फैल जाती है। तो ये जो सुदूर भारत के दक्षिण का जो हिस्सा है हिमालय की बात के संदर्भ में केवल, तो हिमालय की अगर आप उत्तर से दक्षिण की बात करें तो सुदूर उत्तर में हिमालय की जो श्रेणी है उसे हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। उसके बाद जो मुख्य श्रेणी है जो 2400 किलोमीटर सतत श्रेणी के रूप में है उसे हम कहते हैं महान हिमालय। महान हिमालय के दक्षिण की तरफ जो श्रेणी है उसे हम कहते हैं लघु हिमालय, और लघु हिमालय की जो दक्षिण की ओर श्रेणी है उसे हम कहते हैं शिवालिक हिमालय। और जब हम शिवालिक हिमालय से दक्षिण की ओर आते हैं तो हमें सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान मिलता है। इसलिए हम यहाँ ये बात कर रहे हैं कि हिमालय का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग जो गंगा के मैदान से मिलता है वह शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। इस डायग्राम से भी हम देखेंगे कि देखिए जो दृढ़ भूखंड था प्रायद्वीपीय पठारी भाग, जिसकी गति तीव्र थी, वह तीव्र गति के कारण भीतर की ओर अभिसरित होता गया, जबकि जो यूरेशियन प्लेट का हिस्सा था जो कम घनत्व युक्त तथा कम गति युक्त था उसमें उभार हुआ, तथा इन दोनों के टकराने के मध्य जो तैतीस सागर का जो भाग था उसमें जो अवसाद जलोढ़क जमाव थे गलित होकर वह एक हिमालय श्रेणी के रूप में निर्मित हो गए। नेक्स्ट यहाँ हम बात करेंगे भारत के फिजियोग्राफिक डिवीजन की। तो इस मानचित्र के द्वारा आपको ये समझना है कि फिजियोग्राफिक डिवीजन्स जो हैं हम उनके भी कुछ सब डिविजन्स करते हैं।
जैसे अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय में आप देखिए इस हिस्से जो भाग है, इस भाग से लेकर जम्मू कश्मीर, अर्थात आप अगर राज्यों की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये जो मुख्य राज्य हैं, इन राज्यों का जो विस्तार है वह कहलाता है वेस्टर्न हिमालय। इसमें पंजाब का उत्तरी भाग भी सम्मिलित किया जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन मुख्य जो है उसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्य, ये पूरा भाग वेस्टर्न हिमालय कहलाता है। उसके बाद जो मध्य हिमालय है वह पूरा का पूरा भाग कहलाता है हमारा सेंट्रल हिमालय नेपाल क्षेत्र। तो नेपाल में जो हिमालय है, यहाँ सबसे अधिक ऊंची चोटियां पाई जाती है और इसी में सबसे अधिक ऊंचे पहाड़ी चोटियां होने के कारण इसकी औसत ऊंचाई भी सबसे अधिक है। महान हिमालय यहाँ एक सतत श्रेणी के रूप में पाया जाता है। उसके बाद जब हम सिक्किम की बात आते हैं तो सिक्किम के बाद आगे का जो भाग है उसमें हम देखेंगे तो जो अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है नामचा बरवा तक, ये जो पूरा का पूरा भाग है ये कहलाता है पूर्वी हिमालय। और इसके बाद जो दक्षिण है उन्हें हम अलग कहते हैं। तो अब मुख्य रूप से पूर्वी हिमालय की आप बात करें तो उसमें भूटान और भूटान के बाद जो अरुणाचल प्रदेश वाला भाग है वह सम्मिलित किया जाता है। अगर हम उसके बाद देखें तो अगर आज चूंकि हम केवल हिमालय की बात कर रहे हैं इसलिए हम इनके, लेकिन अगर इसी के साथ में मानचित्र में थोड़ा सा आपको वापस भारत के सभी भू आकृतिक प्रदेशों के बारे में रिकॉल करा देता हूं ताकि आगे के वीडियोस में भी हमें समझने में आसानी रहेगी। जब हम इस हिमालय को पार करके मैदान की ओर आते हैं तो हम इस पूरे भाग को हम कहते हैं उत्तर का विशाल मैदान। इसके जो मुख्य राज्य हैं उसमें देखिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उसके बाद बिहार, बिहार के बाद पश्चिमी बंगाल, ये जो मुख्य राज्य हैं यहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान मिलता है। इसी गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान का एक हिस्सा जो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में है उसे हम पश्चिमी मैदान के नाम से जानते हैं, जो थार का मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। थार का मरुस्थल हम उसे कहते हैं। इसके बाद ये जो संपूर्ण क्षेत्र दक्षिण का गंगा के मैदान का एक विशाल भूभाग है, इस विशाल भूभाग को हम प्रायद्वीपीय पठारी खंड कहते हैं। इस भूभाग को हम कहते हैं प्रायद्वीपीय पठारी खंड और इस प्रायद्वीपीय पठारी खंड के भी अलग अलग सब डिवीजन किए जाते हैं, जैसे नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड अर्थात केंद्रीय उच्च भूमि, उसके बाद दक्षिणी उच्च भूमि जो कि मुख्य रूप से जिसका संकेंद्रण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। नॉर्थन दक्कन जो उत्तरी दक्कन है उसका विस्तार मुख्य रूप से महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कुछ भाग में पाया जाता है। दक्षिणी दक्कन का जो प्रदेश है उसका विस्तार मुख्य रूप से कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र के कुछ भाग में पाया जाता है। अगर हम ईस्टर्न प्लेट्यू जिसको हम पूर्वी पठार कहते हैं, इसमें छोटा नागपुर का पठार जिसमें आपका झारखंड, उड़ीसा का जो दंडकारण्य क्षेत्र है वह इसमें सम्मिलित किया जाता है। दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियों के साथ जो है ये एक ईस्टर्न घाट है उसका, और इस तरफ जो पश्चिम की ओर भाग है जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों का मिलन नीलगिरी पहाड़ियों के क्षेत्र में होता है दक्षिण में। यहाँ से अगर हम आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ें, उड़ीसा की ओर बढ़ें तो हमें पूर्वी घाट, और अगर हम केरल, गोवा, मुंबई तट की ओर होते हुए गुजरात की ओर आए तो यह है पश्चिमी तट कहलाता है। इसके अलावा दो मुख्य जो भूभाग हैं जिनमें हम इस तरफ लक्षद्वीप जो कि एक प्रवाल द्वीप है तथा बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जिसे हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहते हैं, जो माना जाता है कि हिमालय के ही अराकान युमा के बाद इन पहाड़ियों के दक्षिण विस्तार होते हुए जलमग्न होने के कारण बना है, अर्थात जो अंडमान निकोबार है उसे इसी उत्तरी विस्तार, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का ही जब अक्षसंघीय मोड़ से मुड़कर म्यांमार की ओर अराकान युमा पहाड़ियों के रूप में अग्रसर होना मानते हैं, तो उसके आगे का भाग जो कि जलमग्न है उसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं।
तो द्वीप समूह के रूप में दो में मुख्य द्वीप समूह हमारे पास लक्षद्वीप है तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय अलग अलग श्रेणियों की बात करते हैं, तो जो समय अंतराल रहा उस समय अंतराल के कारण अलग अलग भ्रंश क्षेत्र बन गए और उन भ्रंश क्षेत्रों के कारण आज भी हम इन श्रेणियों के मध्य घाटियां देखते हैं। तो उन भ्रंश क्षेत्रों को हम किस नाम से जानते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले IST, इसका मतलब है इंडस सूचर सिंधु सापो क्षेत्र। और जो सिंधु सापो क्षेत्र है वह है आप सबसे उत्तर का जो भाग है, इस वाले भाग की बात करते हैं, जो कि नेपाल के भी उत्तरी भाग में ये जो भाग है, ये भाग कहलाता है सिंधु सापो क्षेत्र। इस सिंधु सापो क्षेत्र के उत्तर का जो संपूर्ण भाग है वह ट्रांस हिमालय कहलाता है। इस ट्रांस हिमालय में यहाँ जो श्रेणी है वो काराकोरम है। काराकोरम श्रेणी के बाद लद्दाख श्रेणी है। लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में जास्कर श्रेणी है। तो अब यहाँ तीन स्पष्ट श्रेणियां मिलती है, काराकोरम, काराकोरम के बाद दक्षिण में लद्दाख और लद्दाख के दक्षिण में जास्कर श्रेणी, जो कि ट्रांस हिमालय का ही भाग है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सिंधु सापो क्षेत्र ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करता है। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य जो एक भ्रंश क्षेत्र है वह सिंधु सापो सूचर जोन कहलाता है। जब हम आते हैं MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इसको कहते हैं मुख्य केंद्रीय क्षेप। मुख्य केंद्रीय जो क्षेप है वह महान हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। अर्थात मुख्य जो क्षेप है उस मुख्य क्षेत्र के उत्तर की बात करें, जैसे जो मुख्य क्षेत्र अगर, तो इसके उत्तर की बात करें तो यहाँ हमें मिलेगा महान हिमालय और उसके दक्षिण में मिलेगा हमें लघु हिमालय। तो आपको ये ध्यान रखना है कि महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य कौन सा क्षेत्र है, MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा जो है MBT, जिसको हम कहते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट, हिंदी में कहते हैं मुख्य सीमांत क्षेप। मुख्य सीमांत जो क्षेप है वह लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य पाया जाता है। तो आप देखिए एक क्रम है, अलग अलग है। ये घाटी वाला हिस्सा होगा जो नीचा लोलैंड होगा, अर्थात आप जब शिवालिक को पार करेंगे और उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो आपको एक ढल घाटी में प्रवेश करना पड़ेगा, फिर आप चढ़कर आगे लघु हिमालय में प्रवेश करेंगे। तो महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य जो हमें भाग मिलता है उसको हम कहते हैं MCT। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य का जो भाग है उसे हम कहते हैं MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और शिवालिक हिमालय के बाद जो गंगेटिक प्लेन है, जो गंगा का मैदान है, जिसको आप सिंधु गंगा या सतलज गंगा का मैदान कहते हैं, ये जो भाग है शिवालिक और गंगा का मैदान, इसको अलग करने का कार्य जो करता है उसे हम कहते हैं HFF, अर्थात हिमालयन फ्रंट फोल्ड। हिमालयन फ्रंट फोल्ड आप इस मानचित्र में देखेंगे, ये जो भाग है ये कहलाता है हिमालयन फ्रंट फोल्ड, जो कि शिवालिक को गंगा के मैदान से अलग करता है। अर्थात इस तरफ आने के बाद इस HFF से को जैसे ही हम पार करते हैं उसके बाद सभी नदियां मुख्य रूप से मैदान में प्रवेश कर जाती है तथा अपने साथ लाए हुए जलोढ़कों को जमा करते हुए जलोढ़ शंकु व जलोढ़ पंख का निर्माण करते हुए आगे बढ़ती है। इसके अलावा कुछ इस मानचित्र में आप देखिए, एक जो अरावली श्रेणी है उसकी यहाँ जो भ्रंश है उसे हम कहते हैं ग्रेट बाउंड्री फोल्ड। एक होता है नर्मदा नदी, जिस भ्रंश में उसे हम नर्मदा भ्रंश कहते हैं, उसके सुदूर दक्षिण में तापी भ्रंश। इसी तरह से महानदी फॉल्ट भ्रंश, गोदावरी नदी जहाँ बहती है वो गोदावरी फॉल्ट, कावेरी फॉल्ट, ये सुदूर दक्षिण में कावेरी फॉल्ट। तो आप ये इसी तरह से देखिए नागा फोल्ट, इस तरफ जो बैंड आ रहा है इसको हम नागा फोल्ट कहते हैं। ठीक है, इसको आगे जब हम बंगाल की खाड़ी में जाते हैं तो उसे 90 ईस्ट कटक के रूप में जानते हैं। तो ये एक हमने सामान्य रूप से
इस पर चर्चा की। इसमें आपको मुख्य रूप से आज के वीडियो में जो ध्यान रखना है वो हमें इन 4 तथ्यों पर फोकस करना है, और वो है IST, MCT, MBT और HFF। IST इंडस सूचर थ्रस्ट, MCT जो है वो मेन थ्रस्ट, अर्थात आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि महान हिमालय और ट्रांस हिमालय, देखिए क्रम में मैं लिख भी दिए, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में अगर आपको कोई प्रश्न पूछे तो आपको करना IST, इंडस सूचर थ्रस्ट। जब महान हिमालय और लघु हिमालय की बात करें तो आपको कहना है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, सेंट्रल केंद्र बिंदु, क्योंकि हमारे जो केंद्र बिंदु है हिमालय का वो महान हिमालय सतत श्रेणी के रूप में है, सबसे अधिक ऊंचा भाग है, लगभग 71 चोटियां तो ऐसी है जिनकी औसत ऊंचाई 7000 मीटर से अधिक पाई जाती है। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य MBT मुख्य सीमांत क्षेप कहलाता है, थ्रस्ट अर्थात उसे हम भ्रंश भी कहते हैं, और शिवालिक हिमालय और गंगा के मैदान में HFF। इस क्रम को आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं, तो देखिए इसी को हमने थोड़ा विस्तार के साथ यहाँ मानचित्र के द्वारा बताने का प्रयास किया है। यहाँ भी वही जो है IST, MCT, इसी को हमने डिटेल में इस मानचित्र के साथ आगे हिमालय की फिजियोग्राफिक श्रेणियों की अगर हम बात करें तो आप देखिए यहाँ स्पष्ट रूप से इस मानचित्र में दिख रहा है कि सामान्य रूप से ये जो श्रेणी है ये श्रेणी कहलाती है काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज के बाद आप देखिए नीचे लद्दाख, लद्दाख के बाद आप ये देखिए तीसरा जो है वो है जास्कर रेंज। जास्कर रेंज के बाद अगर इस तरफ आते हैं हम तिब्बत में तो नेपाल के उत्तर में तो एक कैलाश रेंज, ग्रेट हिमालय के उत्तर में जो भाग है वो कैलाश रेंज, तिब्बतियन प्लेटू। इस मानचित्र में हम इधर हमने सिंधु नदी की भी बात की। तो ये जो एक मानचित्र है, इस मानचित्र को आप देखकर ये समझ सकते हैं कि सुदूर उत्तर में काराकोरम श्रेणी, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, जास्कर के बाद महान हिमालय, और जब आप महान हिमालय को देखते हैं तो महान हिमालय जिसको हम ग्रेट हिमालय भी कहते हैं उसके दक्षिण में फिर आ जाते हैं हम तो पीर पंजाल श्रेणी और लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, फिर ये गंगा यमुना नदी का प्रवाह क्षेत्र। एक इस मानचित्र के द्वारा कुछ सूचनाएं स्पष्ट हो जाती है। अब हम बात करते हैं, देखिए एक उसी की एक अनुप्रस्थ काट है हिमालय कॉम्प्लेक्स की। तो ग्रेटर हिमालय सबसे ऊंचा भाग है, उसके बाद मिडिल या लेजर हिमालय, फिर उसके बाद शिवालिक हिमालय, फिर इसके बाद इंडस। तो अगर हम इस महान हिमालय को केंद्र बिंदु मानकर बात करें तो ये जो हिस्सा है ये इसका दक्षिणी भाग हो जाएगा, और अगर हम इस महान हिमालय के इस ओर बात करें तो ये हिस्सा नॉर्थ रीजन कहलाएगा, जिसमें महान हिमालय के अगर उत्तर में बात करें तो जैसे हम लद्दाख रेंज, फिर ये ब्रह्मपुत्रा वैली, कैलाश रेंज, तिब्बतियन प्लेटू के बाद उत्तर में तारिम बेसिन और कुलनुन पहाड़ियां, ये सब। तो ये एक भाग यहाँ एक समतल भाग है, लेकिन इसके बाद हमें निरंतर पहाड़ियों में उतार चढ़ाव मिलता है। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन अर्थात जिसको हम कहते हैं कि देशांतरी विभाजन की बात करें तो भी हम ये अलग अलग जैसे कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, सिक्किम हिमालय, भूटान हिमालय, अरुणाचल हिमालय, अलग अलग उसके संदर्भ में हमने बात की। उसके बाद अरुणाचल हिमालय के बाद नामचा बरवा के बाद का जो पूरा का पूरा भाग है जिसमें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उसे हम पूर्वांचल हिमालय के नाम से जानते हैं। इस मानचित्र में भी हम फिर वापस इसी काराकोरम में देखिए आप सियाचिन ग्लेशियर जो है वो मुख्य जो नाम आपने सुना होगा। यहाँ इस मानचित्र में एक महत्वपूर्ण जो जानकारी आपको देना चाहता हूँ वो है K2 कारा, जिस श्रेणी में स्थित है जिसको हम कहते हैं गाडविन ऑस्टिन, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 वह इस स्थान पर स्थित है। ये वाला जो हिस्सा है यहीं K2 स्थित है, भारत की सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद आप ये देखिए लद्दाख श्रेणी उत्तर में है, उस लद्दाख श्रेणी के बिल्कुल दक्षिण में एक नदी बहती है जिसको हम सिंधु नदी कहते हैं। वो यहाँ एक बुंजी नामक स्थान है जहाँ लगभग 5200 मीटर गहरा
गार्ज बनाते हुए बहती है। इस नदी को हम पूर्ववर्ती नदी भी कहते हैं। उसके बाद आप दक्षिण में देखिए जास्कर श्रेणी, अर्थात लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य, इन दोनों श्रेणियों को काटते हुए इन दोनों श्रेणियों के मध्य सिंधु नदी प्रवाहित होती है। इस जास्कर श्रेणी की इस पर मानचित्र में आप देखेंगे तो यहाँ एक स्थान है जो प्रसिद्ध है, जो कारगिल, जहाँ कारगिल का युद्ध भी हुआ था। तो कारगिल ये की जो स्थिति है वो आप इस डॉट के द्वारा देख रहे हैं, कारगिल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय के कुछ फैक्ट्स के बारे में। ट्रांस हिमालय को हम परा हिमालय भी कहते हैं। ये सारे आपके कंपटीशन में भी काम आएंगे। तो हम दोनों उद्देश्य लेकर चल रहे हैं कि कॉलेज के अध्ययन के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी आपकी साथ में होती रहे। तो ट्रांस हिमालय को हम परा हिमालय इसलिए कहते हैं क्योंकि सुदूर उत्तर में है, महान हिमालय के उत्तर में इसे परा हिमालय भी कहा जाता है। महान हिमालय के उत्तर में है, अधिकांश भाग तिब्बत में होने के कारण ये तिब्बतियन हिमालय भी माना जाता है। इसकी जो प्रमुख श्रेणियां हैं उसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। सबसे ऊंची जो चोटी है वह कहलाती है गैडविन एस्टिन 8611 मीटर। ये आपको ध्यान रखना है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? काराकोरम श्रेणी में, और उसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। ये भारत की सबसे ऊंची और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ एक फैक्ट थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि यदि आपसे पूछे यहाँ वर्ड पर फोकस करना की, अगर आपसे पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हमेशा गैडविन ऑस्टिन K2 ही करना है। ये पाक अधिकृत कश्मीर में अभी है, लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि की तो आपको फोकस करना है गैडविन ऑस्टिन पर। लेकिन जब आपसे पूछा जाए भारत में हिमालय की, अर्थात जब की के स्थान पर वर्ड आ जाए में, ये ही शब्द का कमाल है। भारत की के स्थान पर आ जाए भारत में सबसे ऊंची चोटी, अर्थात हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो कि भारत के अधिकार में है, तो वहां कंचनजंगा आएगा जो सिक्किम में है। ये हमें ध्यान रखना है। काराकोरम को हम उच्च एशिया की रीढ़ कहते हैं। काराकोरम को संस्कृत में कृष्णगिरी कहा जाता है। विश्व की एक सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी जिसका नाम है राकापोशी, खड़े ढाल वाली है बिल्कुल, वो लद्दाख क्षेत्र में है, वह भी ट्रांस हिमालय का ही भाग है। लद्दाख और जास्कर के मध्य सिंधु नदी बहती है, अभी हमने मानचित्र में भी देखा। लद्दाख श्रेणी को बुंजी नामक स्थान पर काटते हुए 5200 मीटर गहरे गार्ज का निर्माण सिंधु नदी द्वारा किया जाता है। इसकी प्रमुख चोटियां जो है उनकी बात करें तो गशेर ब्रुम प्रथम जिसकी ऊंचाई 8068 मीटर है, ब्रॉड पीक जिसकी ऊंचाई 8046 मीटर है, गसेर ब्रुम द्वितीय जिसकी ऊंचाई 8035 मीटर है। यहाँ प्रमुख हिमनद जो पाए जाते हैं उन हिमनदों में मुख्य हिमनद है सबसे अधिक लंबा सियाचिन हिमनद जिसकी लंबाई 75 किलोमीटर है, फैटसेंको जिसकी लंबाई 74 किलोमीटर है, हिस्पार 62 किलोमीटर, बियाफो 59 किलोमीटर, बाल्टोरो 58 किलोमीटर, छोगोलुंगमा 50 किलोमीटर, खुर्दोपल्ला 47 किलोमीटर, यारकंद रीमो 40 किलोमीटर अर्थात 40 किलोमीटर, लोलोपोंड 40 किलोमीटर तथा गैडविन ऑस्टिन 30 किलोमीटर। ये एक क्रम से मैंने दिया है ताकि आपको क्रम याद करने में दिक्कत नहीं हो। प्रमुख हिमनद सियाचिन 75 सबसे बड़ा, फिर फैटसेंको 74 1 किलोमीटर का अंतर, फिर हिस्पार 62 किलोमीटर, फिर बियाफो 59 किलोमीटर, बाल्टोरो 58 किलोमीटर, छोगोलुंगमा 50 किलोमीटर, खुर्दोपल्ला 47 किलोमीटर, यारकंद रीमो 40 किलोमीटर, लोलोपोंड 40 किलोमीटर, दोनों बराबर हैं, गैडविन ऑस्टिन 30 किलोमीटर। ट्रांस हिमालय और वृद्ध हिमालय से सिंधु सापू जोन, जो हमने पहले देख ही लिया, अभी पहले वीडियो में बात करी कि ट्रांस हिमालय वृद्ध हिमालय से सिंधु सापू जोन द्वारा अलग होता है। ये हम ग्लेशियर की बात करें तो ये देखिए, ये सियाचिन ग्लेशियर है, ये रीमो ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर के बाद आपको देखा 8611 K2,
फिर उसके बाद बियाफो, ये वाला जो रीजन है ये कहलाता है बियाफो। बियाफो ये खुर्दोपल्पिन, इश्पार, बाटूरा, ये जो मुख्य भाग है ये एक सदैव हिमाच्छादित भाग है। ये काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है, सदैव हिमाच्छादित रहता है। लेह, आब्दानी, ये लद्दाख जो रीजन है वह भाग आ जाएगा। फिर इसके बाद ये हम आज मुख्य रूप से इसी पे ट्रांस हिमालय पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए हम इसी क्षेत्र की बात करेंगे। तो ये जो मुख्य भाग है जिसमें हमारा K2, आपको ध्यान रखना है K2 की अवस्थिति कहाँ है। ये K2 8611 सियाचिन ग्लेशियर और बियाफो ग्लेशियर के बीच में, सियाचिन ग्लेशियर और बियाफो के मध्य। जो नंगा पर्वत की हम बात करते हैं वो आप ये देखिए, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा, जब हम अरुणाचल प्रदेश की ओर आएंगे तो ये नंगा पर्वत है। इसी नंगा पर्वत से 8621 मीटर जो इसकी ऊंचाई है, यहाँ से सिंधु नदी एक बुंजी नामक स्थान पर गहरा गार्ज बनाती है। तो नंगा जो पर्वत है वो इस मानचित्र में आप देख रहे हैं। आज इतना ही। आगे के वीडियो में हम महान हिमालय तथा लघु हिमालय पर चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ताकि विभिन्न महाविद्यालयों में जो कोरोना के कारण छात्र अध्ययन करने के लिए महाविद्यालय नहीं आ पा रहे हैं, वह इस वीडियो के माध्यम से अपना अध्ययन सुचारू रूप से जारी रख सके। ऐसी आशा और उम्मीद के साथ धन्यवाद।